अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा और चाबहार बंदरगाह पर भारत को 6 माह का इस्तिस्ना अहम पेशरफ्त है। भारत और अमेरिका का ये दिफाई मुआहदा अगरचे पुराने मुआहदों का तसलसल है, तहम जनूबी एशिया के उफक पर एक बार फिर अस्करी, सफारती और जुग्राफियाई सियासी तवाजुन मौजूए बहस बन गया है। जब दो ताकतें दिफाई ताउन में बंधती हैं तो उसके असरात महज उन्हीं दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहते, ये पड़ोसी रियासतों खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। अमरीका भारत जैसे बड़े फरीकों का दिफाई मुआहदा इसी पस मंजर में गौर व फिक्र का मतकाजी है। तारीखी एतबार से पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त मिसाली कुर्बत की अलामत हैं। तहम भारत और अमरीका की हालिया जो इख्तलाफात हैं, इनके बावजूद दो तरफा ताउन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ऐसी एक पेशरफ्त इस्तंबुल में भी हो रही है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन की राहें तलाश की जा रही हैं। तहम अफगानिस्तान के पल पल बदलते रवैये ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अमन मुज़ाकरात के एक ऐसे आप कहते हैं कि चौराहे पर इनको ला खड़ा किया, जहां पर अमन और बदएतमादी एक दूसरे के बाकायदा मद मुकाबिल आ गए हैं। अच्छा, टर्की की जो वजारत खारजा है, उनके मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया, मगर इसके नफाज के लिए तरीकाकार पर तफसीली गौर 6 नवंबर को होना है। ये एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त जरूर है, लेकिन तजुर्बा यह कहता है कि जब तक नीयतों में खुलूस ना हो, एलामिये महज कागजी सुलह से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमेशा अपने तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह रहा, मगर जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। यही जुमला दरअसल पाकिस्तान की रेड लाइन है। अफगान रजीम के तर्जुमान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान बदनीयती पर मबनी और गुमराहकुन तबसरों ने यह बात साबित कर दी है कि काबुल पर भारतीय असर और रसूख की किस हद तक गहरा हो चुका है, और ये वही रविश है जो अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत की बजाय दूसरों की सियासी और स्ट्रैटेजिक रुकावत का आलाकार बना रही है। अगर काबुल को यह गुमान है कि भारत ने जो करीबी भारत से ताल्लुकात हैं उसके लिए तरक्की और इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं, तो ये शायद एक बहुत संगीन और तारीखी गलती है। भारत वो मुल्क है जहां मुसलमानों को महज मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता है, जहां गुजरात का कसाब, गुजरात का कातिल आज इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा है, जहां पर अजीत डोवल जैसे मुशीर तालिबान को जर खरीद दहशतगर्द कहने से नहीं झुकते हैं। तो क्या ऐसे मुल्क से अफगानिस्तान की जो अवाम है भलाई की उम्मीद रख भी सकते हैं? भारत का मकसद अफगानिस्तान की तामीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मुहासरा है। वो मशरिक और मगरिब दोनों समतों से पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहता है। अफगान रजीम को यह बात समझना होगी कि दहशतगर्दों को पनाह देना, उन्हें सरहद पार कार्रवाइयों की इजाजत देना दरअसल बुजदिली की अलामत है। और भारत को भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई भी मुल्क दहशतगर्दी को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को अगर हकीकी तरक्की, इस्तेहकाम, आलमी एहतराम हासिल करना है तो उसे भारत की चालों से निकलकर पाकिस्तान के साथ एक पायदार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करना होगी, वरना अफगानिस्तान एक बार फिर से बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी जंग का मैदान बन जाएगा। एक ऐसा मैदान जहां अफगान अवाम का खून बहेगा, मगर खेल खेलने वाले कहीं और होंगे। सरहदों के पार भारत एक बार फिर अपनी रिवायती मकारी और चालाकी के साथ साजिशों के नए जाल बुनने में मसरूफ है। भारत की हरकतें एक बार फिर से इस खित्ते में अमन की राह में रोड़े अटकाने का इंदिया दे रही हैं। एक पाकिस्तानी माहीगीर को भारत इस्तेमाल करना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि दिल्ली के दरबार में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये पाक अफगान जंग बंदी एक देरपा अमन मुआहदे में बदल सकेगी? जवाब अभी वक्त के सफात पर नामुकम्मल है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, मगर अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान भी फैसला करे। क्या वो भारत की प्रॉक्सी वॉर प्रॉक्सी बनकर तारीख में गुम हो जाना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक नए खुद मुख्तार और पुरअमन मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाहते हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद सीनियर दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। जनरल साहब, आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर साहब से शुरू करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, की जो इख्तलाफात हैं उसके बावजूद भारत और अमेरिका का जो दिफाई मुआहदा है, इन हालात में अगर हम टाइमिंग की बात करें, इख्तलाफात की बात करें, जो ओवरऑल सिनेरियो है, तो ये कितनी अहमियत का हामिल है, कितना अहम समझते हैं आप इसको? एक्चुअली डॉक्टर फिजा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क बना हुआ है। ये 2005 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ है, 2025 में भी हुआ है। इट इज नॉट अ फैक्ट, या कोई ट्रीटी नहीं है, या कोई ये कोई वो
हर लिहाज से कोई वो नहीं कि इम्प्लीमेंट होने हैं, इस पे कोई मेजर वेपन नहीं दिए जाते, ना F-35 मिल रहे हैं उनको, ना F-18 मिल रहे हैं, ना कोई और चीज मिल रही है। जो भी चीज चाहिए होगी जैसे नॉर्मल मुल्क को मिलती है, दे हैव टू गो टू कांग्रेस, वहां से अप्रूवल लेंगे। ये नहीं कि अटैक होगा तो ये पूरा सपोर्ट करेंगे या नहीं। बल्कि पाकिस्तान इधर नॉन नेटो अलाई, पाकिस्तान को ज्यादा, वी आर मोर क्लोज, हमें ज्यादा वो हमें मिलती है इस पे, आपको हम भी वेपन इक्विपमेंट वी कैन गेट इट। तो बिल्कुल ये जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है ना कि वो बिल्कुल हम्म। ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई इसमें कोई वो है कि आपको वो फौरन आपकी एड शुरू हो जाएगी, मदद करेंगे, या पता नहीं इस मौके पे क्या हुआ। ये तो थर्ड उनका 10 साल का मंसूबा बन रहा है। इट गो नथिंग विद अदरवाइज, कोई अमेरिकन ताल्लुकात इतने अच्छे आपको पता है कि कोई बात नहीं है। तो एक जो जहन में एक इम्पैक्ट बना हुआ कि पता नहीं नया इम्पैक्ट बन गया है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई थिंक पूरी हम्म। कौम को पता होना चाहिए कि इट इज सही। नथिंग, इट इज जस्ट एन इंटेंट। और वो भी है कि आपने हम्म। आपस में मुआहदा किया है कि जी कभी वेपन इक्विपमेंट चाहिए होगा दे कैन बाय एंड परचेज इट। लेकिन ये नहीं कि वो अमेरिका इनकी मदद को आ जाएगा, ये इंडिया अमेरिका की मदद को चला जाएगा, ऐसी हम्म। कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। चले जनरल साहब, ब्रिगेड साहब का पॉइंट आ गया। जनरल साहब, आप इस मुआहदे को कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़ है कि सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि भारत, खैर भारत तो फेक प्रोपेगेंडा करने में भी बड़ा माहिर है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में बड़ा माहिर है, और तमाम दुनिया भी हकीकत जान चुकी है। अगर वाकई जो पुराना हम कह सकते हैं कि दिफाई ताउन है, ये उसकी एक तोसी है, तो फिर भारत इसको इतनी खुशियां मना मना के क्यों प्रेजेंट कर रहा है? लोगों की क्या जहन साजी करना चाह रहा है? और अपनी सिफारती महाज पर जो कि नाकामी से दो चार थे पिछले कुछ अरसे से, तो क्या ये अपने आप को सिफारती महाज पर अपनी ये बहुत बड़ी कामयाबी, सक्सेस और बहुत बड़ी वापसी करार दे रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और बढ़िया हारिस साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा जो बढ़िया साहब अभी फरमा रहे थे। 2005 से जी शुरू हुआ, फिर 10 इयर्स की रेटिफिकेशन इसकी होती है, इसको रिविजिट करते हैं, और 2015 में हुआ, फिर 25 में हो रहा है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये ऑलरेडी हो रहा है। भारत इस पे खुशियां मना रहा है। क्यों मना रहा है? आपको देख लिया कि बयानुल मरसूस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह देयर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री सारी ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज थी। they were not finding कि उनको कोई लैंडिंग ग्राउंड कहीं मिलता जी। तो उन्होंने लैंड किया एक छोटी सी स्ट्रिप पे काबुल में जाकर, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रॉक्सीज का हुआ उसके बीच में और प्रेसिडेंट ट्रंप हर थोड़ी दिनों के बाद उनको रिमाइंड करा देते हैं, साथ जहाज भी याद करा देते हैं। जो जियो इकोनॉमिक्स के बीच में स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, उससे अपना जो पॉलिसी उनकी टुवर्ड्स इंडिया जियो इकोनॉमिक्स डोमेन में, तो उसको एड्रेस किया हुआ ऑलरेडी। पाकिस्तान के लिए देखिए डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि कोई भी दुनिया की सॉवरेन कंट्रीज आपस में जो मर्जी है मुआहदा कर ले। आपने देखना होता है कि आप आर यू प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड टू दैट थ्रेट, जो इनके कनेक्शन से या मिलने से, या उनकी अगर कैपेसिटी बढ़ती है इंडिया की, उसको आप केटर फॉर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। दैट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी। हमारे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है अमेरिकन, और अमेरिकन आर नो अमेरिकन। बयानुल मरसूस से पहले अमेरिकन किधर थे? F-16 आपको दिए, फिर उसके बाद आपको उन्होंने उस प्रोग्राम को स्कटल करते रहे। बट एनीवेज, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, दैट हैज टू बी सीन कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। दैट डज एग्जिस्ट। पाकिस्तान नॉट ओनली हैव कैपेसिटी, ठीक है। not only have capability, but most importantly a national will to respond to Indian in all domains across all spectrum. That is more important. अक्सर परेशानी की पाकिस्तान में भी बात करते हैं, दुनिया में भी एक ट्रेंड है कि नहीं है। अगर आपके खिलाफ है तो आप उसकी तैयारी करें, और अगर आपके खिलाफ नहीं है तो आपको वरीड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका एज अ पार्टनरशिप उनकी हो रही है दो टेक्टिकल लेवल की। मैं कभी इसको स्ट्रेटेजिक नहीं कहता, ये ट्रांजिशनली रही है, थ्रू आउट ट्रांजिशनली, बट वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मेन कंपटीटर है। अमेरिका भी इसको चैलेंज कर रहा है, इंडिया तो उसको स्कटल करता है हर डोमेन में। तो आई थिंक वी आर बैलेंस, हमें कोई इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। खुशियां मनानी है ना, जब उनको लैंडिंग स्ट्रिप, जैसे मैं कहता एक काबुल में, उसके बीच में एक थोड़ा सा हवा का झोंका है, तो उसको उसमें उन्होंने, बाकी इंडिया की कमीलियन अप्रोच है। आज अमेरिका को गालियां दे रहे होंगे, कल दिस इज नो मोर देयर टैक्टिक्स, दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर। तो वी आर डीलिंग विद द स्टेट, नथिंग टू बी वरीड। पाकिस्तान इज बैलेंस्ड, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट।
ठीक है जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम बात करें कि इख्तलाफात के बावजूद चाबहार बंदरगाह पर ये जो अमेरिका ने भारत को 6 माह का इस्तिस्ना दी है, तो सर इस पॉइंट पे ज़रा गौर कीजिएगा। फिर हमें पाकिस्तान को जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है, इस पर आपको नहीं लगता कि ये बड़ा राइट टाइम है कि हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मजीद बेहतर तरीके से, बड़ी क्लियरली बात करनी चाहिए अमेरिका से? देखिए डॉक्टर फिदा, इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर इज वेरी हाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से इजाज़ मनी को दुनिया सुनना चाहती है। एंड ट्रम्प हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर। और तभी ब्रिगेड से मैं बार बार टाइमिंग का जिक्र कर रही हूँ, ये टाइमिंग हमारे हक में जा रही है, तो इसको हम कैसे से फायदा उठा सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते, कैश करवा सकते हैं। इसलिए मैं यह बात करूँ कि जब ये पोजीशन हो तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। दिस इज द टाइम व्हेन दे हैव अलाउड इंडिया टू गो फॉर 6 मंथ का उन्होंने एक वेवर दिया है चाबहार से। इमीडिएटली वी शुड रिस्पॉन्ड एंड वी शुड टॉक टू अमेरिकन। दैट मीन कि हमें अभी अमेरिका के और ईरान के उस तरह के भी अब ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। सो पाकिस्तान शुड इमीडिएटली गो एंड टेल देम कि एनर्जी नीड हमें चाहिए, पाइपलाइन इज देयर एंड वी वांट द गैस। और इसके लिए क्या हमने देखे ना, प्रॉब्लम ये कि हम अभी बाकी चीज तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ हम इसका जिक्र ही नहीं कर रहे। तो अब जब आप इसको बात का जिक्र ही नहीं करेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू कम हिमसेल्फ, और वो कहेगा जी आप ले लें आके। वी हैव टू इनिशिएट अ केस, वी हैव टू सेंड अ टीम टू प्रेसिडेंट, जहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन में, वहां जाके वो बात करें खुल के, और यहाँ के एम्बेसडर से बात करें कि दीज आर हमारी एनर्जी क्राइसिस हैं और ये हमें इसके लिए जरूरत है। एंड बेसिकली वी नीड एनर्जी फॉर अ ट्रेड। हमारी इस वक्त गैस की और बिजली की बहुत रिक्वायरमेंट है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम ये ले लेते हैं तो वी कैन वी मीट द, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमारे ट्रेड बढ़ेगा और हमारे टेक्सटाइल को जो नुकसान हो रहा है वो बेहतर होगा। सारी टैक्सें हमारी ज्यादातर जाती हैं अमेरिका के अंदर। तो इस मौके पे हमें कहना है कि आपने हमें एक कंसेशन दिए, 19% आपने टैरिफ लगाए, तो इसलिए आप हमें काइंडली अलाउ करें, गिव अस अ वेवर टिल द टाइम आपके अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात में कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो पीरियड में हमें दे दें। और उसके बाद जब आपको लॉ जो होता है आपस में इफेक्ट हो जाता है एंड रिस्पेक्ट यूनियनिंग के ऊपर, देन वी कैन कंटिन्यू विद इट और वी विल स्टॉप इट लेटर ऑन। बट कम से कम ये चीजें हमें, और सेकंड हमें ये जो इंडिया प्रॉक्सी कर रहे हैं ना हिंदुस्तान फॉरेस के लिए, इसके लिए भी हम अमेरिका से बात करेंगे। देखें व्हाट इंडिया इज डूइंग, वी मस्ट टेल देम वेरी क्लियरली एंड लाउड एंड क्लियर कि हमें इससे डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो ग्लोबल टेररिज्म को कन्फ्रंट कर रहा है ये अफगानिस्तान के अंदर। इसलिए भी अगर हम यहाँ अल्लाह ना करे फेल होते हैं, ये फिर ग्लोबल टेररिज्म शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई वांट कि अमेरिका शुड रेन इंडिया एंड टेल देम कि अगर तुम करोगे, जिससे उसने कहा ना दिवाली पे कि मैं 250% तुम्हारे पर टैरिफ लगा देता अगर तुम मार के हक में लड़ाई ना बंद करते। नाउ दे शुड कि अगर तुम ये टेररिज्म पाकिस्तान में करोगे, डिस्टेबलाइज करोगे, तो 250% तुम्हारे टैरिफ लगेंगे। एटलीस्ट वी शुड इनिशिएट, वी शुड मेक ह्यू एंड क्राई। इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर, आप ये देखें कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और एक न्यूक्लियर मुल्क पे चढ़ाई कर देता है। तो हम तो एक दुनिया को पता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो व्हाई कैन वी मेक ह्यू एंड क्राई टू एन एक्सटेंड कि दुनिया का टेंशन हो कि यस पाकिस्तान इज रियली ऑन राइट पाथ और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जाने साहब। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को कॉम्पिटिटर समझता है अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका। अगर किसी से थोड़ा घबराहट का शिकार है, किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, तो सलाहियत उनको लगता है कि चाइना में बहुत ज़्यादा है। ये एक हकीकत, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो क्या हम इस मुआहदे को इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि चाइना के साथ ये जो इनकी एक स्ट्रैटेजी कह लें, हिकमत अमली कह लें, चाइना मुखालिफ स्ट्रैटेजी कह लें, इस तनाजुर में इसको देखा जा सकता है? इट इज टोटली इसी तनाजुर में है जी। देखिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक रोल दिया जी, एक वॉच डॉग का। उसने खुद अपने आप को पोर्ट्रे किया जी, मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं आपको इंडो पैसिफिक परसूट्स में। उसने अपने आप को पेश किया और यही लिबर्टी उसको मिली हुई थी। पहले देखे ना, बिफोर दिस पहलगाम पूरी लिबर्टी ऑफ एक्शन था इवन अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सॉइल पूरी अमेरिका ने उसके हवाले की थी कि ठीक है इसको यूज करो, अपना ये जो आपका एनिमी है पाकिस्तान, इसको भी रिड्यूस करो, और चाइनीज जो डिजाइन हैं BRI के, जो उनके इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, आप उसको भी स्कटल करें। फ्रीडम था। पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने वल्नरेबल किया जी। इस वो कहते हैं ना कि ये जो वॉच डॉग था ये स्ट्रे डॉग निकला, पेडिग्री तो निकला नहीं।
अच्छा, उसमें अमेरिका ने जियो इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया और पूरा फायदा उठाया अपना ये जो ट्रेड डील, और इंडिया को भी कट टू साइज। ये जो हेजबॉन्स होते हैं ना डॉक्टर साहब, ये अपने पार्टनर्स को भी एक सर्टेन साइज से बड़ा नहीं होने देते। दे डोंट वांट कि उनकी भी ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी हो इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। वो एक साइज से उससे कट टू, दे कीप देम टू अ पर्टिकुलर साइज। इंडिया को भी वो उससे आगे नहीं कभी भी बढ़ने देंगे। तो उन्होंने अभी इंडो पैसिफिक में, अच्छा, इसको थोड़ा सा अपना ट्रेड वगैरह का भी कर लिया, बट फ्यूचर में उसको रिक्वायरमेंट तो रहेगी इंडिया की अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट रशिया में भी। और इसलिए तो ये ट्रोजन हॉर्स बन के बिहेव करता है एससीओज की, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, कि एक स्पॉइलर का रोल अदा करता रहे, ताकि इनडायरेक्टली ये दोस्ती भी करता रहेगा और साथ साथ स्कटल भी करता रहेगा। तो चाणक्य की औलाद है ना, वो उसी तरह की टैक्टिक्स करेंगे कि दिल ब्रेस यू, आपको मिलेंगे और बैक स्टैप करेंगे आपको। तो ये एससीओ को देख ले, स्कटल करता है, सार कुछ ने खत्म कर दिया है, ब्रिक्स के अंदर भी है, एससीओ में भी है, तो कमिलियन अप्रोच है। तो इस तरह का जो करेक्टर की नेशन है, वो अमेरिका विल नेवर लूज दैट नेशन जी। वो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देता रहेगा ताकि वो तैयार रखे अल्टरनेटिव्स। पाकिस्तान उसके डिजाइन अगेंस्ट चाइना कभी भी पूरे नहीं कर सकता अमेरिका के साथ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेंटेन कि अमेरिका के साथ हमारा टेक्टिकल एंड ट्रांजिशनल रिलेशनशिप रहेगा। मैंने डॉक्टर साहब इनके साथ काम किया, जब तक अमेरिका को पूरा अमेरिका को ये नहीं बताना होता कि हम इस खित्ते की जरूरत है, ये मेरी जरूरत है, ये इस रीजन की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है। अमेरिका को आपने बताना था कि इसमें आपका क्या फायदा है। द रिलेशनशिप इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस, ये याद रखिएगा जी। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के साथ ब्रिगेडियर साहब, चाइना की तो बहुत अच्छे पुराने ताल्लुकात हैं और हमारा हमसाया मुल्क भी है, और बेहतरीन हमसाया मुल्क अगर मैं कहूँ, क्योंकि भारत हमारा हमसाया है। पड़ोसी की हम बात करें, अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, ईरान हमारा एक अच्छा ब्रदर मुल्क है जो कि हमारा पड़ोसी है, नेबर है, और अच्छे पड़ोसियों में चाइना भी आता है, क्योंकि दोस्त हम तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो चाइना एक अच्छा पड़ोसी है। अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, टाइमिंग की बात कर लें, गुड लक है हमारा कि इस टाइम पे अमेरिका को पाकिस्तान की शायद ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चाइना दोनों के दरमियान बैलेंस को सस्टेन करना, मेंटेन करना, इसको कायम रखना कितना चैलेंजिंग है? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर, जन जाहिर जैसे बात कर रहे थे। देखिए, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। नंबर 2, साउथ चाइना सी में चाइना की जरूरत है, ये इंडिया की जरूरत है। सेकंड, उसके ताल्लुकात जो है ना, बाकी आप ये देखिए एक बड़ा मुल्क है और उसके पास उसका 2+2 जो है क्वाड एग्रीमेंट है, जिसमें यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। फिर I2U2 है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, लेकिन दे हैव रियलाइज्ड कि इंडिया कैन नॉट डिलीवर द वे दे एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान ने मार के हक में आके उसको पूरा एक्सपोज कर दिया है कि व्हाट इज द मिलिट्री माइट ऑफ ये इंडिया। ये उन्होंने बड़ा क्लियर असेस कर लिया कि ये डिलीवर नहीं कर सकती। इतनी छोटा मुल्क, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े मुल्क को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर देता है। तो कैन दे फाइट अगेंस्ट चाइना, और क्या ये उनको कंटेन कर सकते हैं? दे रियलाइज, सो दे वांट टू मेंटेन अ बैलेंस। सेकंड ये कि पाकिस्तान की देखो उनको हर वक्त जरूरत है। वजह ये है, वाहिद एक इस्लामिक मुल्क, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी, फौज लड़ाका और प्रोफेशनल, एंड देन वी आर वेरी क्लोज टू चाइना। तो दे नीड टू हैव अ मुल्क जिसका चाइना से कांटेक्ट हो। पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात मिडल ईस्ट से भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से भी वर्किंग रिलेशनशिप है। इसलिए वो हमें किसी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। वी मस्ट आवर इम्पोर्टेंस, nobody can ignore us, nobody can abandon us, we should be very clear about it। इसलिए हमें उस हिसाब से मिला। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री विद लार्ज स्टैंडिंग गार्ड। जो हमने लोगों को मनवाया, बता दिया, वी ऑनर रिस्पेक्ट। ठीक है। फील्ड मार्शल आसिम ने जो हमारे कौम के लिए काम किया ना, ये बहुत अच्छे तक याद रखी जाएगी। इसलिए अब हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए। आपको इंडिया की नजर आता है, ईरान ने किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने इनको निकाल दिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस रीजन में यही मुल्क है, बाकी तो छोटे मुल्क हैं। वेयर इज इंडिया? नोवेयर। तो इसलिए वो भी, इंडिया, अमेरिका भी इससे नाराज है, लेकिन देन दे हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप। उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे,
तो इसलिए वो मेंटेन बैलेंस रखें और मेंटेन उनका करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जितना असर व रसूख है जनरल जाहिद, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की और फिर हमारे मुज़ाकरात, आपको लगता है कि ऊँट किसी करवट बैठता हुआ आपको दिखाई देता है? कोई कामयाबी के इम्कानात आपको नज़र आते हैं? क्योंकि मुज़ाकरात हो भी जाएं, कामयाबी की तरफ हम चले भी जाएं, फिर भी मेरा ज़हन ये कहता है कि हमारा जो एक एतमाद का फुकदान है वो कहीं ना कहीं है। हम प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट डेफिसिट शायद इस हद तक बढ़ चुका है कि मुझे समझ आती है कि अगर मुआहदा हो भी जाता है, मामला बेहतरी की तरफ चले भी जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं रहेगा। This is little beyond trust deficit. डॉक्टर साहब देखें, आप द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनिमी हो ना। अभी देखिए जो भी कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म था इवन इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में, इसी तरह कॉशियस ऑप्टिमिज्म है पाकिस्तान तालिबान रिलेशनशिप में। तालिबान अपने सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं ना। उनका सर्वाइवल इसी में है कि ये जुड़ के रहे। ये जो पावर स्ट्रक्चर, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होता है जिसका जो कॉन्फ्लिक्ट के लॉजिक्स होते हैं, उनमें ये लॉजिक भी होता है कि हमें कहीं अकेला कर करके ये खत्म ना कर दें, तो उन्होंने जुड़ के रहना। बट हैविंग सेड दैट, आप डिप्लोमेटिक मींस पॉलिसी कौन सी अच्छी होती है डॉक्टर साहब? पॉलिसी वही अच्छी होती है जिसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो। तो डायलॉग के ऑप्शन को भी आप क्लोज नहीं कर सकते। यस, यू हैव टू बी पावरफुल। आपको काइनेटिक का अप्रोच अपनानी होगी टू रीगेन द डेटरेंस अगर लूज होगी। अगर नहीं है तो यू हैव टू एस्टेब्लिश द डेटरेंस फर्स्ट। अगर लूज होती है तो आपने रीगेन करनी होती है। तो काइनेटिक भी जारी रहेगी, डिप्लोमेसी भी जारी रहेगी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये ट्रांसेंड करता रहता है। कभी डायलॉग और होता है, कभी वॉर और होती है, फिर डायलॉग और होता है। तो यू कांट से कि जी चूंकि इसकी उम्मीद नहीं है, इस तरह नहीं होगा। ये उम्मीदों पे या इस तरह रिजल्ट्स पहले निकाल के आप एक्शंस खत्म नहीं कर देते। एटलीस्ट होल वर्ल्ड इज सीइंग कि पाकिस्तान इज गिविंग चांस टू द पीस। होल वर्ल्ड इज सीइंग कि ये डिप्लोमेसी से चीजों को हल करना चाहते हैं। होल वर्ल्ड इज सीइंग ये अफगानिस्तान को एक स्टेबल, फैलता फूलता, तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट भी इसी में है। अ स्टेबल अफगानिस्तान इज अ गारंटी टू स्टेबल पाकिस्तान। तो ये उम्मीद है या नहीं है, वी हैव टू अडॉप्ट दिस। जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जब वो करते रहेंगे, हमें भी पता है कितने जल्दी ये जान नहीं छुड़ा सकते। एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप दे आर वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको इग्नोर कर देंगे। देखिए ना, रिफ्यूजीज वापस जा रहे हैं बॉर्डर पे। कोई क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई अभी भी नेगोशिएशंस के बीच में भी जब हो रही थी तो पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयां कर रहा था। तो इसका एक ऑप्शन अडॉप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरी ऑप्शन आप क्लोज कर देते हो। तो आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू विद ऑल अवेलेबल मींस। जनरल सर, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक आपने अहम पॉइंट रेज किया कि जो रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं, ये जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है, ये फैसला मुझे तो लगता है हमने बड़े देर से किया। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के मुखालिफ राय रखते हैं, इस फैसले को पसंद नहीं करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। हमने तो बेहतरीन फैसला किया। किसी भी मुल्क ने आपकी इतनी मेहमान नवाजी की और डेकेड्स, दहाइयों तक मेहमान नवाजी की, और मेहमान नवाजी का सिला जिस तरह दिया गया वो भी सबने देखा। और अब जाके हमने एक राइट अपना इस्तेमाल किया कि हमने इनको कहा कि आपकी वापसी ज़रूरी है। हमारी इकॉनमी पे भी जारी बात है, सफ़र हमारी इकॉनमी कर रही है, हमने मेहमान नवाजी भी की, हर लिहाज से उन लोगों का ख्याल भी रखा। ये हमारा एक अच्छा एक डिसीजन था। लेकिन इस पर जब तनकीद की जाती है वो मुझे समझ नहीं आती। देखिए, इंटरेस्ट होते हैं जी सबके। देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप। पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बी अ हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट का ये मतलब है कि अब इसको रूल्स, रेगुलेशन और लीगल एंड तरीके से रन किया जाएगा। पीपल हैव देयर इंटरेस्ट। बड़ा आसान है कह देना कि आप डायलॉग करें। पाकिस्तान ने डायलॉग को मौका दिया। आई थिंक वी हैव टेकन डिसीजंस। लेट जरूर है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट, अच्छा पेनफुल भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए पेनफुल नहीं है। ये लोग यहाँ पे रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनका फ्यूचर नहीं है। There are 2.5 million girls out of school in Afghanistan. हमें पता है ये जो बच्चियां वापस जा रही हैं इनका मुस्तकबिल तारीख है। But this is the outcome of their own doings of these तालिबान। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा ना, अफगान लोगों की बात कर रहा हूँ। बट तालिबान के एटीट्यूड ने उनकी पॉलिसीज को स्क्वीज किया। ईरान ने अभी उनको पैक करके वापस भेजा है। पूरे यूरोप से अभी वो वापस आ रहे हैं। अमेरिका ने 1,25,000 आबाद करने थे, नन वो किसी को भी नहीं लेके गए। तो दिस थिंग इज कमिंग बिकॉज ऑफ दी। तो जब तक ये इंटरनल प्रेशर अपनी इस तालिबान के ऊपर नहीं बिल्ड करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर, बाकी प्रेशर, तो ये तो अपनी पॉलिसी कभी ठीक नहीं करेंगे। दिस इज अ हार्ड डिसीजन। आई डोंट लाइक दिस डिसीजन इन अ वे
कि इट इज पेनफुल फॉर दोज आर्म पीपल जो मिसिंग है पूरी स्टोरी से, वो अफगानी जो पूरी स्टोरी से बेचारे उनकी ये जो काबुल है ना, दे विल हैव टू गवर्न अफगानिस्तान फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका भी मैं इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। दूसरी बात ये कि हम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो हम प्रॉपर उनकी वीजा पॉलिसी, उस मुल्क की जितनी भी पॉलिसीज उनको फॉलो करते हैं। तो हमारे मुल्क में अगर कोई आके रह रहा है, हमारी इकोनॉमी भी सफर कर रही है उसकी वजह से, और हम अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो हम भी कुछ बहुत ज्यादा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम अगर ये डिसीजन लेते हैं और काफी देर के बाद लेते हैं, तो मुल्क के अंदर से कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। फिर जब केपीके में ऑपरेशन की बात की जाती, फिर भी कोई एक सियासी जमात है जो इस बात को बाकायदा इसकी मजम्मत करती है, कंडम करती है कि होना ही नहीं चाहिए, बड़ा गलत है ये। तो फिर हम क्या करें? हमें भी तो अपनी पॉलिसीज लेकर चलनी है ना, हमें भी अपने लोगों का तहफ्फुज प्यार है, हमें भी अपनी इकोनॉमी, अपनी मईशत प्यारी है। देखिए, बात ये है कि हमें पाकिस्तान की अवाम की जान माल, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री की सबसे प्रेफरेंस नंबर 1 टॉप पे हो। देखिए, ये जितने अरसे से हमने 4 दहाइयों से इनको रखा, इनकी मेहमानदारी की, उसके बाद जिन्होंने बहुत इंजॉय किया। कोई दुनिया में नहीं होता कि आपके रिफ्यूजीज जो पूरे मुल्क पे फैले हों, उनको एक एलोकेटेड जगह होती है, वहां पर वो रहते हैं, खाना पीना रहना सब बांट किया जाता है। आया वाद निकराम दाखिला की जब हम केयर टेकर 23 में, तो वहां उस वक्त पॉलिसी हमने तकरीबन 5-6 लाख अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजे जो इलीगल थे पूरे पाकिस्तान से। हमने उनके लिए बेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेस्ट ऑफ जाने का, सफर का, रास्ते में आराम का, खाने पीने का सब अरेंजमेंट किया, ताकि जब वो जा रहे हैं इतना सा रहे हैं, जब जैसे बॉर्डर क्रॉस करें तो वो पाकिस्तान की हसीन और अच्छी यादें लेके जाए। एक तो ये था। सेकंड, देखिए, इसकी वजह हमें यहाँ पर टेररिज्म भी है, ये ब्रीडिंग प्लेस है इनके लिए, नारकोटिक्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज वो सब चलती हैं। सेकंड, क्या अफगान तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हमने जो कुछ किया वो हमारी एक बात नहीं मान सकते, व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर देम, और हमने एक बात की कि टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर नहीं करते थे, इस पे भी नहीं मानते। दैट मीन दिस अफगान रेजिम इज रियली थैंकलेस। उनको कोई एहसास नहीं है अफगान अवाम का, तकलीफ तो उनको हो रही है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इनको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान, ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो उनका भारत के लिए झुकाव समझ नहीं आता, वो जो भारत के लिए हमदर्दी रखते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। अभी समझ आ गई है ना। देखिए अब बात ये होती है कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, यही इलाज है आजकल। पीपल मस्ट नो कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरली एंड यू स्टैंड यूनाइटेड एज फार एज कोई भी ऑपरेशन जब आप करते हैं। तो जब हमने किया, उनको पता, दैट इज व्हाई दे रिक्वेस्ट, सफेद झंडे लहरा दिए। फिर उसके बाद सीज़फायर की बात की, हमारे फ्रेंड्स ममालिक को जाके रिक्वेस्ट की, वी एक्सेप्टेड कि ठीक है जी, वी वांट टू गिव अ चांस टू पीस। उसके बाद अब इनको फाइनली रियलाइजेशन मेरे ख्याल में हो गई है कि जी इंडिया से अब हम नहीं चल सकते, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान के साथ है। बाउंड्रीज एक है, एक कल्चर है, एक रिलीजन है, सारे फायदे पाकिस्तान से लेते हैं। तो इट इज बेटर, आई एम वेरी होपफुल। और देखें, ये लिटमस है चल रहा है 6 दिन का। 6 नवंबर तक अगर ये क्रॉस बॉर्डर नहीं होती, टेररिज्म कोई क्रॉसिंग नहीं होती, दैट मीन कि दे आर सीरियस। तो ये लिटमस से पता चल जाएगा 6 नवंबर तक कोई तश्कील आई, कोई ख्वारजी आए, क्रॉस किए नहीं किए, उससे पता चलेगा, देन आई विल टेक नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, जनरल जाहिद, आपका लास्ट कमेंट। जी, आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। अफगानिस्तान के साथ हमारे क्रिटिकल रिलेशनशिप है। उम्मीद तो की जा सकती है, बट आई थिंक खतरात मौजूद हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का बिहेवियर इज नॉट अ स्ट्रक्चर स्टेट बिहेवियर। बहुत से ग्रुप्स होंगे, स्प्लिंटर ग्रुप्स होंगे, फ्रेंचाइज खुली हुई है, ये और अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया के साथ। थोड़ा सा मुझे प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन लगती है, बट डूएबल है। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू फाइट दिस। तो आई थिंक एक मिक्स बैग चलता रहेगा, बट क्रिटिकली हमें देखना होगा और होल ऑफ अ नेशन अप्रोच अपनानी होगी। डॉक्टर साहब, ये नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री विल ब्रिंग द रिजल्ट। दी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, इन सब का मिजाज जो है ना जी, वो सबका जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए। डूएबल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अचीव हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। सही, ठीक है। जनरल जाहिद महमूद, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए।
अच्छा आमिर साहब, अचानक से हम देख रहे हैं कि जो नाराज कारकुनान पीटीआई के समझ लें या पीटीआई की जो अभी की जो लीडरशिप है जो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, यहाँ तक ऑन भी नहीं किया जाता कि जिनका ताल्लुक वाकई पीटीआई से है या नहीं है, और बानी चेयरमैन चूंकि जेल में हैं, कुछ बताया नहीं जा सकता कि वो इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्योंकि अक्सर बाहर आके ऐसी बातें की जाती हैं कि असल हकीकत में क्या बात हुई उसका किसी को पता नहीं चल पाता। पिंक को रेड, रेड को मैरून करके पेश किया जाता है। ये जो पुराने लोग हैं जिन्होंने लहदगी इख्तियार कर ली थी, अचानक से मुतहरिक जो हो गए, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है जी कि ये ऐसी कोई बात नहीं आप कह रही हैं पुराने या नाराज लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी और पब्लिकली छोड़ी थी। कोई ये नहीं कि घर में बैठ के किसी के कान में कह दिया था। टीवी चैनल्स पे इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज चली थी, इनके बयान चले थे, और ये जितने तीनों लोग हैं ये तीनों के तीनों जो है वो तहरीक इंसाफ को 9 मई के फौरन बाद छोड़ गए थे। और इनमें एक चौथे भी शामिल हैं, असद उमर साहब। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को 27 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया था। पहले उहदे से अलहदगी का ऐलान किया और फिर नवंबर में उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। तो ये 4 लोग हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुख्तलिफ औकात में मिले हैं। पहले असद उमर जाके मिले हैं और उसके बाद ये 3 मिले हैं। और देखिए, मुलाकात की हद तक तो कोई इशू नहीं, आप किसी से भी मिलने जा सकते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने या किसी भी इशू पे आप उनसे बात करने जा सकते हैं। जो स्मेल आई है इनके मिलने के बाद, जो असद उमर अपने निजी हलकों में ये कह रहे हैं, असद उमर साहब हैं, उनके 2 किस्म की स्टेटमेंट होती हैं, एक जो वो पब्लिकली देते हैं और एक मुझे निजी हलकों में कह रहे हैं कि मैंने सेटिंग करवा दिया शाह महमूद कुरैशी की एस्टेब्लिशमेंट से और वो पार्टी को आके संभालेंगे और एक नया बयानिया लेके आएंगे, जो कि मेरे ख्याल में सरासर शाह महमूद कुरैशी को बदनाम करने की साजिश है। वो इमरान खान के वफादार साथी हैं, तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़े हैं और 2 साल से वो कैदोबद की सूरतें उठा रहे हैं। इसी तरह ये जो 3 हजरात मिले हैं जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से, और उसके बाद जो मैंने इनके बयान सुने हैं तीनों के, जिस तरह वो तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को आके नई कोई हिकमत अमली बना देंगे या हम उनको किसी नई हिकमत अमली पे राजी कर रहे हैं या कोई मुफाहमत का या सुलह का रास्ता हम निकाल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान मुफाहमत और सुलह नहीं चाहता? तो पहले दिन से कह रहे हैं मैं मुफाहमत भी चाहता हूँ, मैं सुलह भी चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान का इस वक्त असल स्टांस क्या है उसको समझने की जरूरत है। वो है सिविल सुपरमेसी की बालादस्ती। इमरान खान सिविल सुपरमेसी चाहते हैं, ये इमरान खान की लड़ाई है। और उसको इमरान खान के इस स्टांस को, इस मौकफ को, इस स्टैंड को, इस नजरिए को वो लड़ाई का नाम दे रहे हैं। तो ये चाहिए जो 3-4 हजरात हैं ये उसको लड़ाई का नाम दे रहे हैं, और इनके नजदीक मुफाहमत, सुलह या मुज़ाकरात इसका नाम है कि आप लेट जाएं, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी लेटी हुई है, आप भी लेट जाएं और अपनी बारी पे इक़्तिदार ले ले। आप आवाम से इक़्तिदार ना लें, लेकिन असल में जो फिजा बयानिया झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो ना, वो बयानिया चल नहीं सकता। मुफाहमत, मुज़ाकरात, सुलह, ये तो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ, ये वो जरूर कहते हैं कि मुफाहमत, मुज़ाकरात और सुलह उनसे हो जिनके पास पावर है। बीच में खान साहब ने इस गवर्नमेंट को भी एक दफा मौका दिया, आपके सामने खान साहब ने कहा कि चले आपके साथ भी मुज़ाकरात कर लेते हैं, रोजाना आप मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, और उसके लिए खान साहब ने मुतालबा ये रखा था कि आप 8 फरवरी के जो इलेक्शन है इनका एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी करे, और 9 मई का एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में तरीके साहब के साथ हुआ उसका बनाएं। तो उसमें फिजा आप देखें कि ये मुलाकात तक नहीं करवा सके हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से। तो जिस गवर्नमेंट के पास, अच्छा आमिर साहब, आप मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं ना, खान साहब से मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो महमूद मौलवी साहब की मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि जी आप तमाम लोग मिलकर कोशिश करें? अभी जितने भी लोग जो कि आप नाराज कह लें या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी या उनका मौकिफ है, क्योंकि मैं फवाद चौधरी साहब को तो इसलिए कोट कर रही हूँ, अगर वो सुन भी रहे हों, कि मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने हर बार ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उनको बानी चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी से नहीं निकाला। अगर पार्टी के बाकी लोग समझते हैं कि फवाद चौधरी पीटीआई के नहीं है, तो फवाद चौधरी साहब खुद को पीटीआई ही क्लेम करते हैं। तो अब ये जितने भी लोग हैं, अगर ये बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए अपने तौर पे कोशिश करना चाहते हैं या अपनी एक स्ट्रैटेजी हिकमत अमली के तहत कोशिश करना चाहते हैं, तो पीटीआई को क्या एतराज है? नहीं देखें फिजा, मैं सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब से मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब इस बारे में गलत बयानी कर रहे हैं।
इमरान खान तो तब निकालते ना उन्होंने खुद ना छोड़ी होती। क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? टीवी चैनल्स पे चला था कि मैं आज से तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अपनी राय जुदा कर रहा हूं। ये उन्होंने टीवी पे बयान दिया था, टीवी पे उनका बयान चला। अब आपने एक दफा पार्टी छोड़ दी और उसके बाद ये कुछ चलती हुई बस है कि एक स्टॉप पे आप उतरे और दूसरे स्टॉप पे आप आके खुद बैठ गए। भाई अब आपको पार्टी में लेने का फैसला वो इमरान खान नहीं करना है, और इमरान खान ने आपको पार्टी में लेने का फैसला नहीं किया। और फिर जब इन्होंने इबहम फैलाने की कोशिश की तो इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के जरिए ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तहरीक इंसाफ से बाहर रह के वो इमरान खान के लिए अगर कोई रिहाई की कोशिश करे तो इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? भाई आप करें। लेकिन आप जब ये कह रहे होते हैं कि तहरीक इंसाफ लड़ के नहीं कामयाब हो सकती, तो भाई ये आप बेसिकली तहरीक इंसाफ को गलत नहीं कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब आप दोनों इमरान खान को गलत कह रहे हैं। इमरान खान जो सिविल सुपरमेसी की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहा है उसे आप लड़ाई का नाम दे रहे हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो सिविल सुपरमेसी जो आईनी कानूनी हक है उसके लिए अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ है, आप उसको लड़ाई का नाम देते हैं। वफामत ये किसको कहते हैं? तो इन सब का जो मौकफ है वो बेसिकली ये इमरान खान को गलत साबित करना चाहते हैं। बेसिकली अच्छा मुगल साहब एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है। अच्छा आमिर मुगल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इन लोगों की स्ट्रैटेजी आपको पसंद नहीं है, जो कि अब चाहते हैं कि ये अपनी स्ट्रैटेजी या अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए या जो इनका सियासत का तजुर्बा है उसको इस्तेमाल करते हुए रिहाई का कोई रास्ता निकाल सकें इमरान खान साहब के लिए, तो अगर आपको इनकी स्ट्रैटेजी नहीं पसंद तो जो लोग अभी मौजूदा क़यादत है उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली, उनकी जो जितनी भी अब तक की कोशिशें हैं, काविशें हैं, अमली इक़दामात हैं, उन पर भी तो क्रिटिसिज्म होता है। आपकी अपनी पार्टी के लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या किया गया, अब तक तो रिहाई मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। वकला पर तनकीद होती है, वकला को किसी से ज्यादा शौक था कि पार्टी में आके फ्रंट पे वो कोई किरदार अदा कर लें, वो सियासत में अपनी एंट्री कर लें, जिस पर आप जैसे मंजे में पुराने सियासतदान हैं जिनका पार्टी से ताल्लुक है, बहुत से लोग ऐसे जो टीवी पे भी बात करते हैं, कुछ टीवी पे नहीं करते, हम साफियों से ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कर लेते हैं कि देखिए जी पार्टी के लिए कुर्बानियां हमने दी हैं और वकला ने आके पार्टी को हाईजैक कर लिया, इनका काम है केसेस लड़ें या आके सियासत में एंट्री मारने की कोशिश करें कि किसी तरह हम सियासत में आके बैठ जाएं, असम्बलियों में जाके बैठ जाएं। तो आप जो मौजूदा क़यादत है इन्होंने कोशिश अब तक क्यों नहीं की? फिर आप लोगों के पास क्या, जो मौजूदा क़यादत है इनके पास क्या हल है, क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे खुलवाया जाएगा डियाला जेल का दरवाजा? देखें आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। यही असल सवाल है जो ये इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने पार्टी वकला के हवाले क्यों कर दी है, कुर्बानियां हमने दी हैं, मारे हमने खाई हैं। देखो फिजा, इन्होंने कुर्बानियां नहीं दी, ये हलवे खाने वाले मजनू है, चूरी खाने वाले मजनू है, ये खून देने वाले मजनू नहीं है। जब खून देने का वक्त आया तो ये भागने वाले में सबसे आगे असद उमर था, उसके पीछे पीछे ये फवाद चौधरी साहब थे और उसके साथ ये महमूद मौलवी साहब और ये आमिर कियानी साहब और इमरान इस्माइल साहब, ये तो भाग गए। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि जब 2 साल से वर्कर मारे खा रहा है, 2 साल से हमारे 15,000 वर्कर जेलों में गए, हमें मारे पड़ी, हमने सारा कुछ बर्दाश्त किया। आप तो आराम से 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए कि हम जी इमरान खान से तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा करते हैं। तो ये माइनस इमरान खान ही है ना इनकी तरफ से कि जो इस वक्त क़यादत है वो नाअहल है, नाकाम है, नाकामी है, वो उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। इस क़यादत को इमरान खान ने नामज़द किया है, इस क़यादत को इमरान खान आगे लेके आया, इस क़यादत को इमरान खान एंडोर्स कर रहा है, इस क़यादत को इमरान खान ओन कर रहा है, और ये क़यादत उस नजरिए, उस मौक़िफ़, उस स्टांस पे खड़ी है जो इमरान खान ने इनको दिया है। ये इमरान खान की लाइन पे चल रहे हैं। कामयाब हुए नहीं हुए ये एक अलग बात है, इनमें सुस्तियां कमजोरियां वो एक अलग बात है। कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, ये भी अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि ये क़यादत जो है ये नाकाम है, इनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, इनका तरीकाकार ठीक नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे होते हैं कि ना इमरान खान की क़यादत ठीक है, ना उसका तरीकाकार ठीक है, ना उसकी स्ट्रैटेजी ठीक है। इनके मुताबिक आमिर मुगल साहब, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल ये है, मैं दोबारा दोहराती हूँ उसको जरा आसान अल्फाज में। मेरा सवाल बेसिकली ये था कि जो आपकी मौजूदा ये पीटीआई की क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक कोई हल नहीं निकाल पा रही है, कोई हिक तय नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल एहतजाज की बात की जाती है, सड़कों पे आने की बात की जाती है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा तो उसमें से भी कुछ नहीं निकलता, वो फ्रूटफुल नहीं रहता, कोई फायदा ही नहीं होता, बल्कि आप लोगों की जो पार्टी है पीटीआई उस पर मजीद सवालात उठ जाते हैं कि आप लोग रियासत कानून सबको हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रैटेजी फिर क्या है जो मौजूदा क़यादत है उसके पास इमरान खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रैटेजी क्या है?
देखें फिजा, बात यह है कि सबसे पहली बात है कि जो पार्टी में नए पुराने की बात नहीं है, जो पार्टी में है उसका फर्ज बनता है कि इमरान खान की रहने के लिए जदोजहद करे। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पुराने नहीं है, ये पार्टी छोड़ चुके हैं और सबने अपनी मर्जी से छोड़ी है और सबके टीवी चैनल्स पे बयान चले हुए हैं। सबने किसी न किसी वजह से रिजाइन किए हुए हैं, चाहे उनकी बुजदिली थी, चाहे इनका कोई इंटरनल इशू था, चाहे इनको इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ था, चाहे ये समझते थे कि जो इमरान खान का नैरेटिव या बयानिया उसके साथ नहीं चल सकते। तो इमरान खान तो आज भी उसी नैरेटिव उसी बयानिया पे खड़ा है ना। अब जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान को रिहा करवा सकी या नहीं करवा सकी, ये तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है। ये असल बात है कि क्या मौजूदा क़यादत को इमरान खान का एतमाद हासिल है, तो वो हासिल है। दूसरी बात, क्या मौजूदा क़यादत का नैरेटिव वही है जो इमरान खान का है, तो जाहिर है वही है तो इमरान खान ने उनको रखा हुआ है। आज इमरान खान के नैरेटिव से कोई हट जाए, इमरान खान उसको अगले दफे में उसके ओहदे से और उसको उसकी पोजीशन से हटा देंगे। तो असल में इनका अगर इनके पास कोई अच्छी तजवीज है, अगर ये समझते हैं कि इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे इमरान खान को रिहा करवाया जा सकता है, या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसपे चल के इमरान खान को रिहा करवाया जा सकता है, तो उसका रास्ता फिर कोट लखपत जेल नहीं है, उसका रास्ता अडयाला जेल है। ये गलत जाके दवा खटखटा रही है। वहां से भी नहीं यही जवाब मिलेगा, कोट लखपत से भी, कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, तो जाए जाके अडयाला में बात करें। असल में जो बज़ाहिर नजर आ रहा है ये सारा माइनस इमरान खान फार्मूला है, जो ये पहले शुरू में भी लेके गए थे और एक्सपोज हुए थे, और शाहमूद कुरैशी ने खुद बताई थी ये बात इमरान खान को कि ये मेरे पास फार्मूला लेके आए हैं कि इमरान खान को साइड पे कर देते हैं और आप पार्टी की क़यादत को संभाल लें। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इनके पास फिर वही माइनस इमरान खान फार्मूला है। वो भाई माइनस इमरान खान हो नहीं सकता। अच्छा आमिर मुगल साहब, मुझे जहां तक याद है, मैं अच्छी तरह से मुझे याद है कि अभी तो खैर इतनी लंबी जेल काटी और शाहमूद कुरैशी साहब ने भी अब पीटीआई वालों को यकीन दिलाया कि वो बड़े वफादार हैं इमरान खान साहब के साथ, पार्टी के साथ उनकी वफादारी है। मुझे याद है कि पहले उनको भी इस हद तक शक की निगाह से देखा जाता था कि पार्टी के लोग कह रहे होते थे कि इनका बस नहीं चलता कि खान को हटा के खुद उनकी जगह ले लें। और मैं अब मेरे ज़िम्मे नाम भी आ रहे हैं उन लोगों के जो ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के इस तरह की बातें करते थे सहाफियों से। पार्टी के अंदर शाहमूद कुरैशी को भी बड़ा कुछ साबित करना पड़ा कि मैं वफादार हूं। पीटीआई में एक तो ये ट्रस्ट का जो फुकदान है कि पीटीआई वाले हर बंदे को शक की नजर से देखते हैं। देखिए फिजा, बात यह है, असल बात यह नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं, असल बात यह है कि कोई कर क्या रहा है। शाहमूद कुरैशी ने 2 साल में साबित किया कि वो इमरान खान और नजरिए के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। और आपको शायद याद होगा, कोई पता नहीं आमिर मुगल साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ अरसे के बाद यही पीटीआई वाले शाहमूद कुरैशी साहब पे भी शक कर रहे होंगे। ये बात रिकॉर्ड कर लें, ये प्रोग्राम भी हम रिकॉर्ड पे होगा, देख लीजिएगा। बहुत करीब वो टाइम आ जाएगा जब आपके पीटीआई वाले, क्योंकि आप लोगों का जो पीछे रिकॉर्ड है, मैं उसके बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि ये मेरी एक असेसमेंट है कि यही लोग पीटीआई वाले कुछ अरसे बाद शाहमूद कुरैशी साहब पे इतनी तनकीद करेंगे। जी मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए कि जब ये 9 मई के बाद जब तरीके इंसाफ पे क्राइसिस आया, तो मैंने कहा इमरान खान से कि मुझे लगता है शाहमूद कुरैशी छोड़ जाएंगे और असद उमर नहीं छोड़ेंगे। तो इमरान खान ने कहा नहीं, असद उमर छोड़ जाएगा, शाहमूद कुरैशी नहीं छोड़ेगा। तो शाहमूद कुरैशी के बारे में खान साहब की भी अच्छी राय है हमेशा से, और वर्कर भी उनको बड़ी कदर और इज्जत की निगाह से देखता है। असल में ये 4 लोग, लेकिन उन्हीं असद उमर साहब पे तो इमरान खान साहब को इतना भरोसा था कि जब वो सियासत में आए थे, अभी तो खान साहब ने इलेक्शन भी नहीं जीता था, 2018 के इंतखाबात से पहले से उन्होंने कौम का एक बकायदा माइंड, वो आपकी जहन साजी कर दी थी कि जी ये जो जब आके मिनिस्टर बनेंगे तो इकोनॉमी को 4 चांद लगा देंगे असद उमर साहब। वो इतना यकीन करते थे उनके ऊपर, तब भी तो उनका यकीन था, और बाद में उन्होंने कहा कि जी असद उमर छोड़ के चला जाएगा पार्टी। ये प्रेडिक्शन इमरान खान ने की ना, मैंने तो नहीं की, और इसके रावी अभी अकरम है, मैं और आप तो नहीं है। दूसरी बात है कि जब कोई आपके साथ चलता है तो फिर आपको पता चलता है ना वो कितने पानी में है। दूर के ढोल तो सुहाने ही होते हैं। जब वो इमरान खान से मिले, जो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था, इमेज बनाया हुआ था, वो तो यही था कि जी वो बहुत बड़े रुस्तुम है, उनको बहुत बड़े काबिल इंसान है पाकिस्तान के, और वो आखिरी इंसान है जो पाकिस्तान की मैशत को निकाल सकते हैं। वो तो चले गलहरा बात हुई, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया। सबसे बड़ा जुल्म तो उन्होंने ये किया ना कि बुरे वक्त में इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इस्लामाबाद की अवाम ने उनको 2 दफा इलेक्ट किया और वो जूते उतार के भागे। अच्छा बात ये है, मुझे बताएं कि अभी जो मौजूदा क़यादत है, जी प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं कह रहा हूँ असल बात यह है कि शाहमूद कुरैशी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए 4 लोग मुतहरिक हुए हैं। सबसे पहले मुलाकात जाकर असद उमर ने किया उनसे,
बड़ी ईद के फौरन बाद, और उसके बाद उसने अपने निजी हलकों में कहना शुरू कर दिया है कि मैं शाह साहब की डील करवा दी है मैंने एस्टेब्लिशमेंट से। अब ये 3 आजाद, ये भी भाई तुमने अगर कुछ करना है तो जाओ अडयाला जाके इमरान खान से बात करो। आप में इतनी तो आप पहले ही तरीके साहब को छोड़ के ना जाते, आप पहले तरीके साहब के साथ खड़े रहते, मारे खाते इमरान खान की तरह। उसने तो साबित किया है ना, मैं खड़ा हूं मार खा रहा हूं, उसने साबित किया तो कौन उसके साथ खड़ी हुई है, कौन उसके साथ खड़ा हुआ है। अगर इमरान खान मारना चाहता आमिर मुगल साहब जरा ये भी बता देना कि देखें आप ये शाहमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है, कुरैशी साहब ने बड़ी कुर्बानी दी और मेरे ख्याल से अभी जो आपकी पार्टी में पीटीआई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, मेच्योरिटी के लिहाज से देखा जाए, तजर्बे के लिहाज से देखा जाए, ज़ीरक सियासतदान जो है, तजर्बाकार सियासतदान शाहमूद कुरैशी साहब ही हैं विदाउट एनी डाउट, और वही पार्टी को लीड करवा सकते हैं, लीड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि अभी जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बहुत अच्छी, बड़ी एक ग्रेसफुल सी उनकी पर्सनालिटी है और एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है वो, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन उन समेत जितने भी लोग हैं, कितनी रानुमाई ली जाती है शाहमूद कुरैशी साहब से, कितनी दफा उनसे मुशावरत की जाती है। अभी ये वो हॉस्पिटल में तो किसने जाके इयादत की। सवाल ये कि शाहमूद कुरैशी साहब को कितना रिगार्ड या कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है इस पार्टी में। देखिए शाहमूद कुरैशी साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं और बिल्कुल उनकी रिगार्ड भी किया जाता है, उनकी इज्जत भी की जाती है। और अभी आपने देखा होगा सलमान अकरम राजा ने उनसे मुलाकात भी की है जाके हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट है। उससे अलावा भी गायब वगैरह उनसे मुलाकात भी होती रहती है और उनके मैसेज भी खान साहब तक पहुंचाए जाते हैं और खान साहब के मैसेज उन तक भी पहुंचाए जाते हैं। असल बात ये नहीं है हफीजा, आप बात को समझे, ये टोटली जो ऑपरेशन हो रहा है ये शाहमूद कुरैशी को बदनाम करने के लिए हो रहा है, उनको डैमेज करने के लिए हो रहा है। ये ताकत क्या देंगे कि शाहमूद कुरैशी जो है वो डील करके रहा हुए हैं। भाई जितने बाकी सब पे केसेस झूठे हैं, इमरान खान पे, एजाज चौधरी पे, उमर चीमा पे, उतने ही शाहमूद कुरैशी पे भी झूठे हैं। जितने शाहमूद कुरैशी का हक है कि इन केसों से बरी होके वो बाहर आए, अपने बच्चों के पास, अपने हल्के में, अपनी आवाम के पास सियासत करें, इतना ही बाकी सबका भी हक है। तो ये शाहमूद कुरैशी को बदनाम करने के लिए 4 बंदे लॉन्च किए गए। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने